मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज से हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वी समस्या पर, जो यूरोप से और तुर्की साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यूरोप में तुर्की साम्राज्य के क्रमशः विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की समस्या को निकट पूर्व या पूर्वी समस्या कहते हैं। यह 19वीं शताब्दी की बहुत ही जटिल, उलझी हुई तथा विभिन्न देशों के परस्पर विरोधी हितों से संबंधित थी। तुर्की साम्राज्य की स्थापना इस्लामी साम्राज्य का विस्तार का ही एक भाग था। अपने उत्कर्ष काल में तुर्की ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। एशिया में मेसोपोटामिया, ईरान और अरब में तुर्कों का राज्य, यूरोप में बाल्कन प्रदेश जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, अल्बेनिया तथा अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया आदि तक तुर्की साम्राज्य इसके अधीन ही थे। चूँकि 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया तुर्की के अधीन आ चुकी थी। इसी के साथ पूर्वी यूरोप का बाल्कन भाग, जिसमें विभिन्न जाति के लोग निवास करते थे, जिनकी भाषा, धर्म, रक्त आदि तुर्कों से सर्वथा भिन्न थे, शामिल हो गए थे। तुर्कों ने उन्हें अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वरन उनका शोषण करते रहे। ऐसी स्थिति में तुर्कों के अत्याचारों से ईसाइयों को बचाने के लिए 1664 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, पोलैंड तथा वेनिस के राज्यों ने पवित्र संघ की स्थापना की, जिसका सदस्य 1699 ईस्वी में रूस भी बन गया। इस संघ ने 1699 ईस्वी में तुर्की को परास्त करके संधि करने पर विवश किया। इस संधि के अनुसार तुर्की शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया गया। इसके बाद तुर्की शक्तिहीन और उसकी दशा एक रोगी के समान हो गई। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तुर्की में भी पहुँचे, तो यहाँ की विभिन्न जातियाँ अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने लगी। इस आंदोलन ने पतनमुख तुर्की साम्राज्य को गहरा धक्का पहुँचाया तथा 19वीं सदी में तुर्की यूरोप के लिए एक महान समस्या बन गया। तुर्की सुल्तानों की निर्बलता, विभिन्न प्रजातियों वाले तुर्की साम्राज्य में अपनी राष्ट्रीयता की भावना का उभरना तथा अन्य यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षाओं ने तुर्की साम्राज्य के विघटन को जटिल और पेचीदा बना दिया। ऑस्ट्रिया और रूस तुर्की की पतनमुखी स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। 18वीं सदी के अंत तक रूस दक्षिण की ओर निरंतर बढ़ता रहा और तुर्की साम्राज्य को कमजोर बनाता रहा। रूस का उद्देश्य काला सागर के 2 निकायों बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जलमध्य पर अधिकार करना था, ताकि वर्ष भर उसके जहाज़ों को खुला रास्ता मिल सके और उसके व्यापारिक जहाज स्वतंत्रतापूर्वक काला सागर में आ जा सके। इसके साथ ही ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का संरक्षण होने के नाते भी वह अपने ईसाई प्रजा का संरक्षक अपने आप को मानता था, इसलिए भी वह तुर्की पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। किंतु ऑस्ट्रिया को जब प्रसा के साम्राज्य से निकाल दिया गया, तो वह बाल्कन क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहता था। अतः ऑस्ट्रिया और रूस दोनों तुर्की के साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड तुर्की के कमजोर साम्राज्य को किसी भी तरह जीवित रखना चाहता था, क्योंकि यदि रूस का प्रभाव तुर्की पर स्थापित हो जाता, तो अंग्रेजों के भारत और अफगानिस्तान के साम्राज्य पर रूस का खतरा पैदा हो सकता था। अतः अंग्रेजों की नीति यही रही कि रूस को पूर्व की ओर बढ़ने से किसी तरह रोका जाए। फ्रांस अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रूसी साम्राज्य के रोमन कैथोलिक जनता को प्रश्रय देने के लिए तुर्की का छद्म साथ देना चाहता था, जबकि जर्मनी निष्पक्ष और निस्वार्थ रूप से तुर्की का हित चाहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में एक दूसरे से काफ़ी अंतर्विरोध था तुर्की साम्राज्य को लेकर। इसी बीच 1828 और 29 ईस्वी में रूस और तुर्की के बीच युद्ध हुआ। एक समझौते के अनुसार यूनान को पूर्ण स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, क्योंकि यूनान में 1815 ईस्वी से ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिसमें रूस उसका सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। फिर अंकियार एस्केलेसी की संधि के द्वारा
डार्डेनल्स के जलडमरू मध्य में युद्ध के समय रूस के युद्धपोतों को काले सागर की ओर से सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा रूस का जहाजी बेड़ा बिना किसी रोक टोक के वहां आ जा सकेगा। इस संधि के द्वारा रूस को यह फायदा हुआ। आवश्यकता पड़ने पर रूस तुर्की को भी सहायता देगा। इस संधि से रूस का तुर्की में हस्तक्षेप बढ़ गया, अतः इंग्लैंड ने इस संधि का विरोध किया। परिणाम स्वरूप तुर्की के साथ इंग्लैंड ने 1841 ईस्वी में लंदन में एक अन्य संधि की। इसमें मेहमत अली को तुर्की के अधीन मिस्र का पासा बनाया गया। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि डार्डेनल्स और बॉस्फोरस में किसी भी राज्य के युद्धपोत प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार तुर्की को मेहमत अली और रूस की शत्रुता से मुक्त कराया गया। किंतु कुछ ही समय बाद रूस और तुर्की के बीच 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया के युद्ध के कई कारण थे, जिनमें तुर्की के सुल्तान की अयोग्यता, रूस द्वारा ईसाई प्रजा के संरक्षण की मांग, जेरूसलम की समस्या, तुर्की के बंटवारे का रूसी प्रस्ताव, फ्रांस का दबाव आदि मुख्य थे। यद्यपि इस युद्ध को टालने का प्रयास किया गया था, किंतु उसमें किसी को सफलता नहीं मिली। क्रीमिया के युद्ध के बाद जो पेरिस संधि हुई, उसमें सभी देशों ने सामूहिक रूप से तुर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का वचन दिया। काला सागर का तटस्थीकरण कर दिया गया और सभी देशों के व्यापारिक जहाज़ों को काला सागर में आने जाने का अधिकार दिया गया। तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया और क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। इस संधि के कारण रूस को यूरोपीय देशों के समक्ष अपमानित होना पड़ा। इतिहास में पहली बार इंग्लैंड और फ्रांस सहयोगी के रूप में इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति पर पेरिस के शांति सम्मेलन द्वारा रूस की बाल्कन प्रायद्वीप संबंधी आकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाकर मृतप्राय तुर्की साम्राज्य को जीवित करने का प्रयास तो किया गया था, किंतु यह प्रयत्न व्यर्थ था, क्योंकि तुर्की के साम्राज्य में बसी हुई ईसाई जातियों में राष्ट्रीयता की भावना तथा उनकी स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षाओं को नहीं रोका जा सका। मोल्डेविया और वालेसिया का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण कर नया राज्य रोमानिया बनाया गया। सर्बिया को आंशिक स्वतंत्रता दी गई। रूस ने बाल्कन राज्यों में अखिल स्लाव आंदोलन चलाया। बोस्निया और हर्जेगोविना में विद्रोह हुए। इन सभी कारणों से पूर्वी समस्या और अधिक समस्याग्रस्त हो गई थी। एंड्रेसी ने इस समस्या को सुलझाने के प्रयास भी किए, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप 1877 ईस्वी में रूस तुर्की के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुर्की पराजित हुआ और उसे सेंट स्टेफेनो की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि के अनुसार एक बड़े बुल्गारिया का निर्माण हुआ, जिसकी सीमाएं डेन्यूब से एजियन सागर तथा काला सागर से अल्बानिया तक मान ली गई। तुर्की को युद्ध के हार जाने के रूप में 1 अरब 40 करोड़ रूबल देने थे, परंतु यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह नहीं दे सकता था। अतः उसके कुछ प्रदेश रूस को दे दिए गए। बोस्निया तथा हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया तथा रूस के संरक्षण में दे दिया गया। तुर्की ने आर्मीनिया की ईसाइयों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करने का वचन दिया। यह संधि रूस की महान कूटनीतिक सफलता थी। इसके द्वारा यूरोप में तुर्की का राज्य समाप्त कर दिया गया, किंतु इस संधि का यूरोपीय राज्यों ने विरोध किया। ऑस्ट्रिया इस कारण नाराज था कि उसे कुछ भी नहीं मिला और रूस बहुत कुछ पा गया। सर्बिया, मोंटेनीग्रो और यूनान बुल्गारिया के उत्कर्ष से अप्रसन्न थे। सबसे अधिक चिंता इंग्लैंड को हुई। वह नहीं चाहता था कि काला सागर पर रूस का आधिपत्य हो जाए। इस प्रकार सभी देशों के दबाव के कारण रूस को सेंट स्टेफेनो की संधि पर एक यूरोपीय कांग्रेस द्वारा पुनः विचार के लिए सहमत होना पड़ा। सम्मेलन बर्लिन में हुआ, अतः इसे बर्लिन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस कांग्रेस में बिस्मार्क ने निष्पक्ष दलाल के रूप में कार्य करने की घोषणा की। बर्लिन कांग्रेस ने सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा निर्मित बड़े बुल्गारिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया: बुल्गारिया, पूर्वी रोमेलिया तथा मैसेडोनिया। बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। मोंटेनीग्रो और सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। तुर्की को अल्बानिया और मैसेडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हुए। यद्यपि बर्लिन कांग्रेस से तुर्की के विनाश को बचा लिया गया, किंतु इससे बाल्कन के राज्य और अधिक असंतुष्ट हो गए।
रूस के राजनीतिज्ञों का मानना था कि बर्लिन कांग्रेस में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और रूसी हितों की अवहेलना की। इंग्लैंड को केवल इस बात से प्रसन्न होना पड़ा कि तुर्की का विघटन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। स्पष्ट है कि बर्लिन कांग्रेस ने बाल्कन राज्यों की समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं ढूंढा, अतः बाल्कन के राज्य इसके निर्णय को बदलने का प्रयास करते रहे। आर्मेनिया, बल्गेरिया, क्रीट, बोस्निया हर्जेगोविना में स्वतंत्रता के प्रयास होते रहे। साथ ही तुर्की में भी युवा तुर्क आंदोलन चला, जिसका उद्देश्य शासन में सुधार करना तथा पतनमुख तुर्की साम्राज्य को संगठित करना था। बाल्कन राज्यों का एक ही उद्देश्य था, पतन की ओर अग्रसर तुर्की के साम्राज्य से मुक्ति तथा इसके अधिक से अधिक भूभाग पर अपना अधिकार करना। अतः उन्होंने बाल्कन राज्यों का एक संघ गठित किया। सर्वप्रथम सर्बिया और बल्गेरिया के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर तुर्की के विरुद्ध सम्मिलित आक्रमण करने का निर्णय लिया गया। इस संधि के बाद यूनान और बल्गेरिया के बीच एक रक्षात्मक संधि हुई। इस प्रकार एक बाल्कन संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था तुर्की की निर्बलता से लाभ उठाकर उसे परास्त करना तथा विजित प्रदेशों को आपस में बांट लेना। सभी बाल्कन राज्य मैसेडोनिया को अपने अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहते थे। 1912-13 में प्रथम बाल्कन युद्ध लड़ा गया। यद्यपि यूरोप के देशों ने इस युद्ध को रोकने के प्रयास भी किए थे, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। तुर्की युद्ध में परास्त हुआ। युद्ध के बाद हुई लंदन संधि के अनुसार अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य गठित किया गया। दक्षिणी मैसेडोनिया और क्रीट का द्वीप यूनान को मिला। सर्बिया को उत्तरी तथा मध्य मैसेडोनिया का क्षेत्र मिला और बल्गेरिया को थ्रेस और एजियन सागर का तटवर्ती भाग मिला। किंतु अभी भी बाल्कन के राज्य संधि द्वारा किए गए बंटवारे से संतुष्ट नहीं थे। प्रत्येक राज्य मैसेडोनिया के संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। अतः पुनः बाल्कन राज्यों में आपसी संघर्ष हुआ, जिसे दूसरा बाल्कन युद्ध कहा जाता है। इसमें एक तरफ अकेला बल्गेरिया तथा दूसरी तरफ सर्बिया और यूनान तुर्की थे। अतः बल्गेरिया बुरी तरह परास्त हुआ। उसे बुखारेस्ट की संधि स्वीकार करनी पड़ी, जिसमें उसे मैसेडोनिया का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा। 10 लाख से अधिक बल्गार जाति के लोगों को विदेशी सत्ता के अधीन जाना पड़ा। इस संधि ने यह प्रमाणित कर दिया कि बाल्कन के राज्य वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं। बाल्कन युद्धों के परिणाम स्वरूप धन की अपार क्षति हुई थी तथा यूरोप में तुर्की साम्राज्य का विनाश हो गया। सभी बाल्कन राज्य अपना अपना विस्तार चाहते थे, अतः वे सभी असंतुष्ट रहे। किंतु अब तुर्की के अत्याचारी शासन से ईसाइयों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। सर्बिया की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का आगे चलकर कारण बना। इस तरह पूर्वी समस्या ने प्रथम विश्व युद्ध की राह खोल दी। धन्यवाद।